पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ कर दूं। बड़ी मुश्किल से तो दोनों का रिश्ता तय किया है आपने। पंडित जी, माँ ने बिल्कुल सही कहा। रिश्ता ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लग गया कि छोटे वाले भाई की भी उम्र निकलती जा रही है शादी की। आप लोगों ने मुझे पहले बताया ही नहीं। अगर मुझे एक बार खबर कर देते तो मैं उसी वक्त शादी तय कर देता दोनों की। मेरे पास तो रिश्तों का भंडार पड़ा रहता है। पंडित जी, आपके पास भंडार पड़ा रहता है वो तो हमें पता है, लेकिन मेरे दोनों बेटों की शादी इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि जब तक ये अपने पैरों पर ना खड़े हो जाए तब तक शादी नहीं करेंगे। हाँ पंडित जी, नौकरी मिलने में इतना टाइम तो लगा, लेकिन जब नौकरी मिली तब हम दोनों की नौकरी एक साथ एक ही दिन लग गई। हम दोनों एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगे। जब अभी तक सारे काम हम दोनों भाइयों के एक साथ ही हुए हैं तो शादी भी एक ही दिन रख लेते, खर्चा भी बच जाएगा और बार बार लोगों को बुलाने का झंझट भी नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं एक ही तारीख निकाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा। इतना कहकर पंडित जी चले गए। इधर अजय और विजय दोनों ही पंडित जी का इंतजार करने लगे क्योंकि दोनों का ही शादी करने का बड़ा मन था। यार विजय, एक हफ्ता निकल गया, पंडित जी ने अभी तक शादी की डेट नहीं बताई। अब यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। आज अगर पंडित जी ने शादी की डेट फिक्स नहीं की तो हम लोग उन्हें खुद फोन कर लेंगे या फिर उनके घर चलेंगे। तभी अचानक पंडित जी वहाँ पर टपक पड़े। अजय और विजय तुरंत पंडित जी की तरफ भागे। अरे क्या कर रहे हो पंडित जी, एक हफ्ता हो गया, अभी तक आपने कोई डेट डिसाइड नहीं की। अरे बेटा, शादी की शुभ तारीख निकालना कोई बच्चों का काम नहीं है। खैर परेशान मत हो, मैंने शादी की डेट डिसाइड कर ली है। अगले महीने की 5 तारीख को तुम दोनों की शादी है, बधाई हो। इतना सुनते ही अजय और विजय खुशी से नाचने लगे। उनके माँ बाप ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अभी तो ये दोनों बहुत खुश है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि शादी के बाद ये खुशियाँ इनसे छिनने वाली हैं। आपके कहने का क्या मतलब है? शादी के बाद आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरे साथ। तो इसी तरह की खट्टी मीठी नोकझोंक के बाद वो दिन आ ही गया जब अजय और विजय की शादी राधिका और निहारिका से होने वाली थी। लेकिन राधिका और निहारिका ने एक जिद ठान रखी थी। भैया, आप लोगों ने जहाँ भी हमारा रिश्ता फिक्स कर दिया, हम लोगों ने हाँ कर दी, लेकिन अब आप लोगों को भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ बोलो बहनों, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अरे बताओ तो क्या चाहिए। भैया, मैंने और राधिका दीदी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हमारी विदाई डोली में होगी, ना कि किसी कार में। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं ना, दुल्हन डोली में बैठकर जाती है और उनके दोनों भाई डोली पकड़कर उठाते हैं। ये वाला माहौल देखने के लिए तो हमने शादी के लिए हाँ किया है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कहीं ना कहीं से आज डोली का इंतजाम करके ही आऊंगा। तुम दोनों जाओ, कहीं से भी डोली ढूंढ कर लाओ। तुम्हारे पिता ने बिल्कुल सही कहा बच्चों, अपने बहनों की कम से कम ये ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकते हो। उसी वक्त ही राधिका और निहारिका के दोनों भाई बाजार निकल गए। आजकल के टाइम पर डोली मिलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन किसी भी तरह उन्होंने बहुत दूर किसी गांव में बड़ी मुश्किल से एक डोली ढूंढ निकाली। भाई साहब, हम बहुत दूर से आए, पूछते पूछते हम आप तक पहुँचे। हमारी 2 बहनों की शादी एक साथ है और उनकी ये तमन्ना है कि उनकी विदाई डोली में हो, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही डोली है। अरे ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि मेरे पास एक डोली अभी बची हुई है। आजकल के टाइम पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बारात ले जाते हैं भाई। भैया, बड़ी मुश्किल से हमें एक डोली मिली है, चलो यही लेकर चलते हैं। ये डोली मैंने बहुत ही अच्छी कारीगरी करके बनाई है। जैसे 2 मंजिला बसें होती है ना, ये डोली भी वैसी ही है। इसमें ऊपर अपनी एक बहन को बैठा देना और नीचे दूसरी बहन को बैठा देना। अरे भाई साहब, ये तो आपने कमाल ही कर दिया। तो इस तरह अजय और विजय को 2 डोली तो नहीं, लेकिन एक डोली ऐसी मिल गई जिसमें दोनों बहनें या फिर होने वाली देवरानी जेठानियां बैठ सकती थी। रात में अजय और विजय की बारात आ गई और शादी की सभी रस्म और रिवाज रात भर चलते रहे। लेकिन जब सुबह बारी आई विदाई की, तब बाहर सिर्फ एक डोली ही थी। ऊपर निहारिका को बिठाया गया और नीचे राधिका को। अरे दीदी, ये कैसा मजाक है, ऊपर मैं और नीचे आप, ऐसा तो आज तक कभी सुना ही नहीं। अरे बहन, मेरे वजन से तो डोली का बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा है कि ऊपर तू बैठी है, मैं ऊपर बैठती तो मेरे वजन से पूरी डोली पलट जाती। अरे भाई, ये क्या विदाई है, ऊपर देवरानी नीचे जेठानी। अरे कहीं डोली ने ऊपर वाली को गिरा दिया तो। अरे भाई, डोली को तो जिम भेजना पड़ेगा है? एक साथ 2 बहुओं का वजन कैसे उठाएगी? हंसी ठिठोली कर लो अभी, बाद में जब मैं इस घर की मालकिन बनूंगी तब सबकी खबर लूंगी। अरे भाई, आज तो हमारी शामत आ जाएगी। हमारी छोटी बहन ऊपर बैठी है, अगर धोखे से नीचे गिर गई तो। सही कह रहे हो भाई, ऊपर से शादी का वजन, नीचे से बहुओं का वजन। भगवान हमारी रक्षा करे। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों जा रही हो, मेरा घर सोना हो जाएगा। आप ऐसा क्यों बोल रही हो बहन जी? आज से इनकी 2 माएं हो गई, एक आप और एक मैं। माँ जी, आप हमें ऐसे मत रोको, हमें भी तो ससुराल जाना है। सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी हमारा ससुराल यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी है। कभी फुदक कर ससुराल में तो कभी फुदक कर मायके में। माँ जी, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही,
बस थोड़ा वजन कम करके वापस आ जाऊंगी। अरे संभाल के, ऊपर निहारिका तो ठीक है, पर नीचे अगर मैं गिर गई तो सीधा जमीन पर जाऊंगी। दोनों भाई डोली लेकर किसी तरह चलने लगे। डोली डगमग डगमग हिलने लगी। दोनों बहनें यानी देवरानी जेठानी घबराने लगी। दीदी आप ध्यान रखना कहीं डोली पलट न जाए। खैर दोनों भाई किसी तरह डोली को लेकर आगे बढ़ने लगे। वो काफी दूर तक पहुंच गए। भाई दोनों बहनों का वजन तो बहुत ज्यादा है, अब रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी चलो ताकि जल्दी से इसकी ससुराल पहुंच जाए। बिल्कुल सही बोला छोटे। अरे भाई थोड़ा आराम से, नीचे मैं हूँ, कोई ऊपर निहारिका को दिख नहीं रहा होगा। तभी अचानक गांव में रास्ते में एक पुलिया पड़ गई। अब डोली को वो पुलिया पार करना बहुत खतरनाक हो सकता था। दोनों देवरानी जेठानी नदी में भी गिर सकती थी। अरे भाई ये पुलिया तो बहुत छोटी है, डोली कैसे गुजरेगी? ऊपर निहारिका बैठी है, वो तो किसी तरह फिर भी बच जाएगी। सोच राधिका दीदी का क्या होगा? अगर जरा भी डोली हिली तो राधिका दीदी सीधा नदी में जा गिरेंगी। भैया आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो, हमें डर लग रहा है। किसी तरह दोनों भाई डोली लेकर नदी के पुल पर चढ़ गए और आगे की ओर बढ़ने लगे। दीदी संभालो, डोली गिर रही है, अगर मैं नीचे गिर गई तो पूरे गांव में तमाशा हो जाएगा। कोई मुझे बचाओ, नीचे बैठी हूँ मैं। दीदी आप ठीक हो? हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर तो लग रहा है पर तू ऊपर है तो कम से कम तुझे कोई चोट नहीं आएगी, पर मैं अगर जरा भी डोली के बाहर निकली तो फिसलकर सीधा नदी में गिरूंगी। भैया संभाल कर ले चलो। अरे हम दोनों भाई तुम दोनों के साथ मजाक कर रहे थे। जब तुम्हारे दोनों भाइयों ने तुम दोनों की डोली को थाम रखा है तो भला कैसे हम तुम्हें गिरा सकते हैं? इस नदी में कूदकर हम भले ही अपनी जान दे दें, लेकिन अपनी बहनों को कुछ नहीं होने देंगे। इतना भरोसा रखो अपने भाइयों पर। खैर किसी तरह दोनों भाइयों ने वो नदी पार करा दी और फाइनली ससुराल पहुंच गए। भैया डोली में विदाई होना कितना शानदार लगता है ना। और हम दोनों आज सबसे ज्यादा अपने भाइयों से खुश हैं क्योंकि आप दोनों ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। हाँ भाई, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आज के टाइम पर भी हमारी विदाई डोली से होगी, लेकिन आपने हमारी इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे पूरी ना करते बहन? अगर हम डोली नहीं लाते तो तुम दोनों शादी ही नहीं करती और उस घर से निकलती भी नहीं। हम दोनों ने तो तुम्हें उस घर से भगाने के लिए डोली की व्यवस्था की थी। भैया मुझे पता है कि आप दोनों मजाक कर रहे हो। दोनों भाई हंसी मजाक करके अपने गम को भुलाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी दोनों बहनों ने पहचान लिया कि दोनों भाई उनकी शादी होने पर दुखी हैं। जीवन में विदाई का पल हमेशा भावुक होता है, चाहे वो कितना भी मजेदार क्यों ना हो। आज देवरानी और जेठानी दोनों ने अपने सफर की शुरुआत की और इस सफर में हंसी और प्यार के साथ दोनों की शादी हो गई। अब निहारिका और राधिका अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी क्योंकि उनके सास ससुर और दोनों के पति भी बहुत समझदार और सुलझे हुए थे। सुनिए ना, अब राहुल के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। अब वो कमाता भी है और उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। तुम ठीक कहती हो पायल, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं, तो ये काम मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे क्यों दे रहे? माँ बाबा के जाने के बाद जब तुमने इस घर की सारी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से संभाल ली तो फिर ये क्यों नहीं? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी, और वैसे भी हम दोनों ने सारा दिन काम के चक्कर में बाहर ही रहना है। घर पर तो आपको ही रहना है ना, उसके साथ तो आप खुद ही ढूंढो अपनी देवरानी। ये है पायल, जिसके सास ससुर की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी। पायल गरीब घर से थी और समझदार भी थी। उसने आते ही सारा घर संभाल लिया था। अपने देवर और पति की बात सुनने के बाद अगले दिन से ही पायल अपने देवर के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसे एक लड़की भी समझ में नहीं आती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन इसी दौरान राहुल को एक अमीर घर की लड़की रिया मिलती है, जिससे दोस्ती के कुछ दिन बाद ही दोनों में प्यार हो जाता है और फिर राहुल उसे सबसे मिलवाता है। पायल और प्रवेश रिया के घर वालों से मिलते हैं, जहाँ शुरू में तो वो इस शादी के लिए मना करते हैं क्योंकि राहुल बड़े घर का लड़का नहीं था, लेकिन फिर रिया की मर्जी के आगे उन सबको झुकना ही पड़ता है और वो उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। फिर एक रोज पायल की पड़ोसन सरला मौसी वहाँ आती है। सरला की आदत थी, वो अक्सर लोगों के घरों में फूट डलवाती थी और मजे लेती थी। उस रोज भी उसने ऐसा ही किया। देख पायल, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका। इतिहास गवाह है, जेठानी और देवरानी कभी बहनों जैसी नहीं रह सकती। वो नए जमाने की लड़की है तो जाहिर है तुझसे तो तेज तर्रार ही होगी ना। तो एक बात समझ ले, तूने अगर जरा भी ढील दी ना तो बस घर की डोर खिंच जाएगी तेरे हाथ से। रिया अमीर घर से थी, इसलिए उसकी शादी बड़े धूमधाम से होती है और वो अपने साथ खूब सामान भी लाती है। वाह, नई बहू तो कितने पैसे वाली घर से आई है। ये तो अपने साथ कितना दहेज लाई है। लेकिन जब बेचारी पायल आई थी 2 जोड़ी कपड़े में ही आ गई थी। ये सब सुनकर पायल को अपनी देवरानी से जलन होने लगती है। शादी के बाद पायल उसे रहने के लिए ऊपर बना हुआ नया कमरा देती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे नीचे का घर पुराना लगने लगता है और वो अपने पति से कहकर उस नए कमरे में शिफ्ट होने की बात करती है। होंगी वो अमीर घर से, लेकिन मेरे बाबा भी गांव के सरपंच हैं। हाँ, गरीब है लेकिन इज्जत वाले हैं और मैं उससे पहले इस घर में आई हूँ, इसलिए ऊपर वाले नए कमरे में तो मैं ही रहूंगी।
रिया अमीर घर से थी लेकिन समझदार थी, इसलिए वो चुपचाप अपना ऊपर का कमरा अपनी जेठानी को दे देती है और खुद नीचे के फ्लोर पर शिफ्ट हो जाती है। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर, भाभी आपने ये छत का दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? मुझे कपड़े सुखाने ऊपर। क्यों? ऊपर क्यों सुखाने? नीचे भी तो जगह है ना, और वैसे भी ये हमारा पोर्शन है, तो हमें भी तो कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है ना। रिया ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसे पायल का बर्ताव और उसकी हरकतें खटकने लगी। और फिर एक दिन, बस अब बहुत हो गया भाभी, और ये सब क्यों कर रही हैं? आपको मुझसे परेशानी क्या है? परेशानी मुझे क्यों होगी? हाँ, क्योंकि आप मुझे हर समय परेशान करती हो। मेरे क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं? मुझे और भी काम होते हैं, समझी ना। भाभी अगर आपके मन में कोई बात है तो हम बात कर सकते हैं, पर ऐसे एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सच में। रिया की बात का पायल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई। अब तो रिया ने भी ठान लिया था कि वो भी अपनी जेठानी से वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वो उसके साथ कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि आए दिन दोनों में बिना बात के खटपट होने लगी। उनकी इस तरह की लड़ाइयों से प्रवेश और राहुल भी परेशान हो गए। फिर एक दिन जब भरी दोपहर में पायल सब्जियां और राशन लेकर घर आई तो कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी रिया ने घर का दरवाजा नहीं खोला। गर्मी से बेहाल पायल का पारा और चढ़ने लगा। रिया, ओ रिया, अरे कहाँ मर गई? उफ, अरे दरवाजा खोल जल्दी से। भाभी अभी 15 मिनट और लगेंगे, वो मैं बाथरूम में हूँ ना, इसलिए। रिया ने झूठ बोला था। वो ये सब पायल को सबक सिखाने के लिए कर रही थी। उधर तेज धूप में खड़ी पायल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और फिर जब काफी देर बाद रिया ने दरवाजा खोला तो पायल ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। नतीजा उस दिन देवरानी जेठानी के बीच इतना झगड़ा हुआ कि दोनों ने अब एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। कई महीने ऐसे ही बीत गए और फिर आया बारिश का मौसम। ओहो, ये बारिश कभी भी आ जाती है। उफ, मेरे कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखे थे। तेज बारिश में रिया के सारे कपड़े भीग गए थे और ये देखकर पायल बस हंसे जा रही थी। और ये देखकर रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने पायल से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने भीगे कपड़े लेकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। ओहो, ऊपर जाते हुए बेलन मेरे हाथ में था, लगता है ऊपर छत पर ही छोड़ाई, जाकर लाना पड़ेगा। बस महारानी ने फिर से छत का दरवाजा न लॉक कर लिया हो। रिया फौरन वापस छत पर गई तो दरवाजा खुला हुआ था। वो जैसे ही अपना बेलन लेकर वापस मुड़ी तो उसने देखा कि पायल तेज बारिश में भीगते हुए अपने कमरे की छत पर चढ़कर ईंटों के सहारे पन्नी लगा रही थी। अब हंसने की बारी रिया की थी और रिया ने इस मौके को जाने भी नहीं दिया। वो खूब हंसी और पायल भी खूब चिढ़ी। फिर रिया वापस नीचे आ गई, लेकिन जब कई घंटों तक बारिश नहीं रुकी और पायल के कमरे में लगातार पानी टपकता ही रहा तो रिया को पायल के लिए बुरा लगा। फिर कुछ सोचकर उसने ऊपर आकर पायल से कहा, भाभी अब बस करो, कपड़े बदल लो और नीचे आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगी। मैं चाय बना देती हूँ। रिया की बात सुनकर पायल हैरान थी, लेकिन सच तो यही था कि वो भी पानी सींच सींच कर परेशान हो चुकी थी। वो फौरन कपड़े बदल कर नीचे गई तो रिया ने उसे गर्मा गर्म चाय पकड़ा दी। दोनों साथ बैठकर चाय पी रही थी, लेकिन आपस में कुछ बोल नहीं रही थी। तभी राहुल और प्रवेश भी घर आ गए। वो दोनों रिया और पायल को एक साथ चाय पीते देख हैरान भी थे और खुश भी। दूसरी तरफ बारिश लगातार हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि रात के वक्त पूरे मोहल्ले में बाढ़ आ गई और नीचे होने की वजह से रिया और राहुल के कमरे में रात के वक्त पानी भरने लगा। रिया, राहुल, ऊपर आ जाओ, जल्दी करो, नीचे पानी बढ़ रहा है। राहुल और रिया कुछ संकोच के साथ ऊपर चले आए। फिर पूरे 2 दिनों तक रिया और राहुल ऊपर वाले कमरे में पायल और प्रवेश के साथ ही रहे। ये पहली बार था जब रिया और पायल एक साथ रहे थे और पहली बार ही उन्हें एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका भी मिला था। बातों ही बातों में पता चला कि असल में सरला मौसी तो रिया को भी पायल के खिलाफ भड़का रही थी। अब जाकर पायल को अपनी गलती समझ आई। फिर एक दिन, अब अरे तुम दोनों एक साथ? हाँ मौसी, क्यों? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये लो मौसी, प्रसाद खाओ। हम दोनों साथ में मंदिर गए थे। सच में माता रानी ने हमारी आंखें खोल दी। सिर्फ आंखें नहीं, माता रानी ने तो हमारे कान भी खोल दिए ना भाभी। रिया की इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन सामने खड़ी सरला की सूरत बस देखने लायक थी।